नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक है चट्टान यानी रॉक्स। इसके अंतर्गत जो तथ्य आते हैं उनको बहुत व्यवस्थित तरीके से सुसज्जित करके आपके सामने मैं प्रस्तुत करने का प्रयास किया हूं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चट्टान होता क्या है, पहले ये जानते हैं। भूपटल पर पाए जाने वाले समस्त पदार्थ जो धातुएं नहीं हैं, नॉन मेटेलिक हैं, चाहे वह चीका मिट्टी या क्ले की भांति मुलायम हो अथवा ग्रेनाइट की भांति कठोर हो, चट्टान कहलाते हैं। साधारण भाषा में चट्टानें खनिजों का समूह है, कई खनिजों से मिलकर के बनती हैं। किंतु कुछ चट्टानें एक ही खनिज से, कौन सी वो है? बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन जिसको बोलते हैं, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, संगमरमर आदि। तो कुछ एक से अधिक खनिजों का सम्मिश्रण, मतलब एक से अधिक खनिजों से मिलकर बनता है। इसका एग्जाम्पल दिया गया है ग्रेनाइट, अभ्रक आदि होता है। खनिज क्या होता है? खनिज विशेष प्रकार के गुणों वाला मूल तत्वों का रासायनिक यौगिक होता है। यौगिक मतलब निश्चित मात्रा में, निश्चित अनुपात में जब तत्व मिलते हैं तो यौगिक बनता है, और मिश्रण जो है किसी भी अनुपात में मिलेगा तो मिश्रण हो जाता है। तो ये यौगिक होता है जो खनिज होता है। चट्टान निर्माता खनिजों की संख्या कितनी है? 24 है। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। इनमें से 6 प्रधान खनिज हैं। कितने प्रधान खनिज हैं? 6 हैं, जिनसे चट्टानों का निर्माण होता है। वैसे तो 24 हैं, लेकिन प्रधान 6 हैं, इनको जानना जरूरी है। फेल्ड्स्पार, क्वार्ट्ज, पायरॉक्सिन्स, एम्फिबोल्स, अभ्रक तथा वोलिवीन। ये अभ्रक को माइका बोलते हैं। माइका आप लोग देखे होंगे, या अबीर वगैरह में जो चमकीला पदार्थ रहता है वो, या प्रेस वगैरह में जो लगा रहता है नीचे, ये विद्युत का कुचालक होता है। और हीट का भी जो होता है कि बहुत हीट बर्दाश्त कर सकता है, तो इसको भट्टियों में भी इसका इस्तेमाल होता है। तथा ओलिविन, ये आप याद रखेंगे। चट्टान निर्माता खनिज वर्गों में सिलिकेट सर्व प्रमुख है। सबसे प्रमुख क्या है? सिलिकेट प्रमुख है। इसके बाद क्रमशः ऑक्साइड तथा कार्बोनेट का स्थान आता है। ये ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा किसका रोल होता है? सिलिकेट का। उसके बाद ऑक्साइड से आते हैं, उसके बाद कार्बोनेट का स्थान आता है। खनिजों की कठोरता का मापन, हार्डनेस स्केल ऑफ मिनरल्स, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखिए, खनिज दिया हुआ है टैल्क, इसको टाल्क, टैल्क कुछ भी पढ़िए। इसकी कठोरता मोहो कठोरता मापक के अनुसार, मोहो ने कठोरता का मापन 1 से लेकर के 10 तक चट्टानों की कठोरता को दिया हुआ था। तो टैल्क जो होता है उसका कितना होता है? हार्डनेस 1 होता है। मोहो के स्केल पर 1 होता है। ये सबसे मुलायम होता है। टैल्क देखे हैं कि नहीं आप लोग? बहुत लोग नहीं देखे होंगे ऐसा लगता है, लेकिन सभी लोग देखे हैं। आप जो पाउडर लगाते हैं उसको पढ़ेंगे तो लिखा होता है टैल्कम पाउडर, जो शरीर पर लगाते हैं पाउडर। उसमें अलग अलग कंपनियां अपना पॉन्ड्स है, लिरिल्स है, ये सब अपना अपना उसमें सेंट डालती हैं और अपना उसको आप बाजार में ले आती हैं। लेकिन ये जो होता है, चूँकि मेरा ग्रेजुएशन में जियोलॉजी भी रहा है, तो जियोलॉजी में हम लोग को स्पेसिमेन के रूप में टैल्क मिला हुआ था। इसको शरीर पर रगड़ेंगे, पत्थर को जैसे चाक होता है शरीर पर, आप हाथ पर रगड़ेंगे तो छोड़ता है, उससे भी मुलायम में होता है टैल्क। एकदम पाउडर की तरह से ही होता है। इसको रगड़ते जाएंगे पाउडर आता जाएगा। तो ये टैल्क हो गया। इसका सबसे मुलायम ये है एक तरह से, तो इसका हार्डनेस 1 है। उसके बाद जिप्सम, जिप्सम का हार्डनेस 2 है। कैल्साइट, कैल्साइट का हार्डनेस 3 है। फ्लोराइट 4, एपेटाइट का 5, आर्थोक्लेज का 6 और क्वार्ट्ज का 7। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है, इसको देखेंगे आप लोग। टोपाज का 8, कोरंडम का 9 और हीरा डायमंड का 10 होता है। यानी सबसे हार्डेस्ट जो मटेरियल है, पदार्थ है इस धरती पर, वह है हीरा। उसके बाद नीचे की तरफ ये क्रम से आपको दे रहा है कि इसके हार्डनेस पर, इसके बीच के भी हार्डनेस धारण कर सकते हैं, लेकिन ये हार्डनेस यहाँ 1 से 10 तक का दिया है। इसमें मैक्सिमम जो पूछता है वो है क्वार्ट्ज से लेकर के और हीरा के बीच में। या पहला पूछ सकता है टैल्क का हार्डनेस कितना होता है, या टैल्क क्या है, ये पूछ सकता है। तो इसको मैंने 2-3 वीडियो में दिया हुआ था। 400 क्वेश्चन में आपको दिया था, उसमें ये क्वेश्चन ये बताया था मैं इसको याद करने का तरीका। अभी देख रहे हैं कि जो LT ग्रेड का एग्जाम हुआ है उसमें इससे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका फार्मूला मैं बनाया था, 2-3 जगह मैं इस फार्मूले को बता चुका हूँ। क्वाटोकोडी, क्वा से क्वार्ट्ज, टोपाज, कोरंडम और डायमंड यानी हीरा, ये होता है। तो कभी कभी पूछ देता है कि इनको व्यवस्थित तरीके से सजाइए कम से ज़्यादा की तरफ, या 7वें नंबर का कौन सा है, या 6वें नंबर, ये 8वें नंबर पे कौन सा जो है कि खनिज आता है।
तो या निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर है, तो इसमें से ये सब नाम दे देता है और आपको देखना होता, हो सकता है डायमंड न दे, ये 4 दे दे ऊपर का, तो सबसे कठोर पूछेगा तो कोरंडम हो जाएगा। तो इसको जानना, टॉप जो है कि 4 है, इसको आपको क्वाटोकोडी से याद करना होगा। और टाइल का आपको याद हो ही गया होगा, अब इसका 1 होता है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्रस्ट में विभिन्न तत्वों की मात्रा कितनी होती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है तत्व और क्रस्ट में मात्रा। तो तत्व एलिमेंट क्रस्ट, क्रस्ट मतलब परपटी, भूपरपटी में ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है 46.60। सिलिकॉन की मात्रा 27.72। उसके बाद से एल्यूमिनियम की मात्रा 8.13। अब देख रहे हैं लोहा 5 जो है % है, कैल्शियम जो है 3.63% है। तो क्रस्ट के निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? ऑक्सीजन का है, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा और कैल्शियम। इसको कैसे याद करना है, इसका फार्मूला मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले देख लेते हैं संपूर्ण पृथ्वी में विभिन्न तत्वों की मात्रा। संपूर्ण पृथ्वी अब कह रहा है, उसमें क्रस्ट भी शामिल है, ये केवल क्रस्ट को बता रहा था। अभी संपूर्ण पृथ्वी को एक साथ देखा जाए तो इसमें क्या है, इसमें देखेंगे लोहा सबसे अधिक है। यहाँ लोहा चौथे स्थान पे था, किसमें? क्रस्ट में। यहाँ पे लोहा पहले आ गया। उसके बाद से ऑक्सीजन और सिलिकॉन यहाँ पे दूसरे और तीसरे क्रम पे यहाँ पे दिखाए गए हैं। उसके बाद मैग्नीशियम, निकेल हो गया। तो इनका यहाँ पे दिया हुआ कितना % ये पाए जाते हैं? 35, 30, 15, 13, 2.4। तो इसमें मुख्य जो है 4 ही है। अब इसको याद करने का फार्मूला क्या है? फार्मूला तो अपने हिसाब से अपने परिवेश से बनाता है आदमी, जिसको जानता रहता है। मैं अपने परिवेश से बनाया, हो सकता है कि मेरा फार्मूला आपके लिए काम न करे, फिर भी मैं इसको बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे यह है। तो पहला ट्रिक है इसको याद करने का, क्रस्ट में विभिन्न तत्वों की मात्रा। आसी येलो कैल्शियम, आसी नाम की एक लड़की हमारी परिचित है, उसको बोले ये ले लो, क्या चीज़? कैल्शियम लो। आसी येलो कैल्शियम, कैल्शियम उसको मैं दे रहा हूँ। और उसके बाद से इधर देखेंगे संपूर्ण पृथ्वी का, तो लो आसी, लोहा पहले स्थान पे आता है। लो आसी, मैनी नाम की एक कुतिया है, उसका नाम मैं जानता हूँ, तो ये मैनी हो गया। तो लो आसी मैनी, आसी को मैं क्या दे रहा हूँ? मैनी नाम की कुतिया वापस कर रहा हूँ उसको, ठीक है, डॉगी। चट्टानों का वर्गीकरण। वर्गीकरण पहला है आग्नेय चट्टान, दूसरा है अवसादी चट्टान और तीसरा है रूपांतरी चट्टान है। तो इसको अब एक एक करके हम लोग डिटेल में इसको देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टानों की रचना ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ से निकलने वाला तप्त एवं तरल मैग्मा, लावा के शीतलन होने से होती है। यानी ज्वालामुखी से इसका निर्माण होता है, जो उसमें से मैग्मा लावा निकलता है, उससे आग्नेय चट्टानें बनती हैं। चूंकि सर्वप्रथम इसी शैल का निर्माण हुआ, अतः इसे प्राथमिक चट्टान या प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है और यह भूपटल की प्राचीनतम शैल है। कौन सी प्राचीनतम शैल होगी? तीनों जो बताए थे उसमें आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स। यह चट्टान सामान्यतः कठोर, घनी, रवेदार तथा प्रतिरोधी होती है, यानी जल इसमें ज़्यादा आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता है। रवेदार होते हैं, दानेदार होते हैं, ये क्रिस्टलाइन होते हैं। तो इसको याद रखेंगे, प्रश्नों में आता है ये सब चीज़ें। इन चट्टानों में परतें तथा जीवाश्म नहीं पाए जाते। इग्नियस रॉक में, आग्नेय शैलों में परत नहीं होती है और जीवाश्म नहीं होते हैं। इन चट्टानों पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव बहुत कम होता है, पड़ता है लेकिन कम होता है। उदाहरण के तौर पे कौन कौन से आग्नेय चट्टान है, इनको याद कर लीजिए आप लोग। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, डायोराइट, पेग्माटाइट, पिच स्टोन, प्यूमिस। ये देखिए प से सारा एक साथ रखा हूँ कि आप आसानी से इसको याद कर सके। पेग्माटाइट, पिच स्टोन और प्यूमिस। और यहाँ तो बेसाल्ट और ग्रेनाइट और गैब्रो, ये तो आपको इंपॉर्टेंट है, ये तो हर हाल में याद होना चाहिए। डायोराइट भी आता है, पेग्माटाइट भी आ जाता है, तो इसको आप देखेंगे। आग्नेय चट्टानों के प्रकार को देखते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले यहाँ पे मैं दिया हूँ आंतरिक आग्नेय शैल, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ग्रेनाइट, गैब्रो और डायराइट। यानी आंतरिक आग्नेय शैल मतलब इसका तात्पर्य यह है कि धरातल के ऊपर नहीं, धरातल के नीचे ही, जमीन के अंदर ही इन चट्टानों का निर्माण हो जाना। तो इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, गैब्रो और डायोराइट। इसका याद रखेंगे। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, पातालिक चट्टानें यानी प्लूटोनिक रॉक्स और मध्यवर्ती चट्टानें हाइपाबेसल रॉक्स। तो मध्यवर्ती ये जो हो गया, ये आपका पातालिक चट्टानों के अंतर्गत आ जाएगा। मध्यवर्ती चट्टानों में क्या आता है उनको देख लेते हैं। यहाँ पे सील है, डाइक है, लैकोलिथ है, लोपोलिथ है, फैकोलिथ है, बैथोलिथ है। तो ये आपके 6 ये चट्टान हैं।
ये मध्यवर्ती चट्टानें हैं, इनको जानना जरूरी है। इससे क्वेश्चन आता है, अक्सर गलत हो जाता है, तो इसको बहुत व्यवस्थित तरीके से आपको मैं समझाया हूँ। आज के बाद इस चीज़ से आपको दूर भागने की जरूरत नहीं है, आसानी से आप समझेंगे और याद भी रहेगा। और दूसरा जो इसका था आंतरिक आग्नेय शैल, दूसरा है बाह्य चट्टानें या एक्सट्रूसिव रॉक्स। ये है एग्जाम्पल इसका बेसाल्ट, यानी बाह्य चट्टानों का एग्जाम्पल क्या है, बेसाल्ट। और इंट्रूसिव रॉक्स का ग्रेनाइट, गैब्रो और डायोराइट, ये याद रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं रासायनिक संरचना के आधार पर चट्टानों को। तो पहला है अम्लीय चट्टानें। अम्लीय चट्टानें एसिडिक रॉक्स, इसमें सिलिका की मात्रा, यही याद करना है आपको, अम्लीय चट्टानों में सिलिका की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, तो 65 से लेकर के 85% तक होती है। उसके बाद देखेंगे इसका एग्जाम्पल ग्रेनाइट, रायोलाइट, पीच स्टोन, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद से क्षारीय शैलें, बेसिक रॉक्स, इसमें सिलिका की मात्रा 45 से लेकर के 55% तक होती है, यानी कि अम्लीय है तो इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा है, और क्षारीय है तो इसमें सिलिका की मात्रा कम होगी। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, बेसाल्ट, गैब्रो और डोलेराइट। डोलामाइट मत लिख दीजिएगा, वो अवसादी चट्टान हो जाएगा, डोलेराइट, इसको ध्यान में रखेंगे। मध्यवर्ती चट्टानों को अब देख लेते हैं, जो बताए थे 6 तरह का। इसमें पहला है सील। मैग्मा का अवसादी चट्टानों की परतों में क्षैतिज या समानांतर तहों के रूप में जमाव हो जाना, यानी मैग्मा जो होता है, मैग्मा किसको कहते हैं, धरातल के नीचे जब रहता है ज्वालामुखी जो पदार्थ तरल आता है, जब तक वह धरातल के नीचे है उसको मैग्मा कहते हैं, जब धरातल पाया जाता है तो उसको लावा कहते हैं। तो ये मध्यवर्ती चट्टानें पढ़ ही रहे हैं, हाइपरबेसल रॉक्स। तो इसमें आपका धरातल में नीचे में गहराई में इसका जमा हो रहा है, तो इसलिए मैग्मा का इसका इस्तेमाल करेंगे। कई जगह किताबों में आपको लावा भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो उसका अर्थ आप समझिएगा अपने हिसाब से। परीक्षाओं में भी हो सकता है कि लावा शब्द इस्तेमाल कर दे, मैग्मा न दे, तो ये समानार्थी के रूप में आप ले लीजिएगा वहाँ पे, जबकि ये मैग्मा ही होना चाहिए। मैग्मा का अवसादी चट्टानों की परतों में क्षैतिज या समानांतर तहों के रूप में जमाव को हम लोग सील कहते हैं। दूसरा है डाइक। मैग्मा का अवसादी चट्टानों के बीच लंबवत दीवार या ऊर्ध्वाधर रूप में जमाव को हम लोग क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं। आइए इसको फिगर पे समझते हैं। ये फिगर है, इसमें देखिए ये सील, ये जितने ये क्षैतिज रूप में हैं, क्षैतिज रूप में ये जमा हुआ है, इनको हम सील कहेंगे। ये आपको दिख रहा होगा, तो ये सील हो गए। सिलवट लोढ़ा से याद रखिए, सील से सिलवट याद रखिए। सिलवट नीचे जमीन पर सोया रहता है, और लोढ़ा मतलब डाइक को समझ लीजिए लोढ़ा है, यानी ये खड़ा रहेगा, सिलवट पर खड़ा कर दीजिए लोढ़ा को, तो लोढ़ा हो गया डाइक, ठीक है। तो सील हमेशा सिलवट, ठीक है, जैसे सिलबट्टा होता है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो सिलवट ऐसे सोया रहता है जमीन पर, तो ये सील हो गया। और डाइक जो होता है वह लोढ़ा की तरह से समझ लीजिए खड़ा रहेगा। तो डाइक कौन सा है, यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, ये केवल ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर रूप में जमा है, तो इसको हम डाइक कहेंगे। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब तीसरा देखते हैं, लैकोलिथ। परतों के बीच कम गहराई पर मैग्मा का गुंबदाकार जमाव, यानी कम गहराई पर। देखिए यही है आपका, यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ नाम नहीं लिखा हूँ, ये उसी को दिखाया गया था लैकोलिथ का, लेकिन इसका मैं दूसरा एग्जांपल अभी दिखा रहा हूँ। लैकोलिथ, जैसे ये सील और डाइक एक दूसरे से जुड़े थे, उसी तरह से लैकोलिथ और लोपोलिथ ये दोनों एक दूसरे से समानता रखते हैं। तो परतों के बीच कम गहराई पर मैग्मा का गुंबदाकार जमाव, ये गुंबदाकार शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। और कम गहराई, इसको ध्यान में रखेंगे, तो लैकोलिथ होता है। अवसादी चट्टानों में, लोपोलिथ में देखिए, अवसादी चट्टानों में मैग्मा का तस्तरी नुमा जमा होता है। ये तस्तरी नुमा शब्द को याद रखेंगे। आइए इसको फिगर में अब देखते हैं हम लोग। यहाँ दिया है लैकोलिथ, देखिए ये है गुंबद के आकार का जमाव यहाँ पे हो रहा है, गुंबदाकार, और ये धरातल के बहुत नीचे नहीं है। इसकी वजह से चट्टानें ऊपर एक गुंबद के आकार में उठ जाती हैं और ये धरातल के अंदर जमाव इसका हो जाता है। यह है लैकोलिथ। अब लोपोलिथ को देख लीजिए, यहाँ पे लोपोलिथ को क्या बताया, अवसादी चट्टानों में मैग्मा का तस्तरी नुमा जमाव। देख रहे हैं, ये तस्तरी की तरह से दिख रहा है, ऊपर से इसका क्षैतिज तल है और इधर से ये तस्तरी नुमा बना हुआ है। तो दोनों में ये बेसिक अंतर है कि ये ऊपर से ये आपका गुंबदाकार होता है और ये नीचे से आपका ऐसे रहता है, ऊपर से बराबर होता है, तस्तरी नुमा इसका जमाव होता है। दोनों में बेसिक अंतर यही है। उसके बाद से मध्यवर्ती चट्टानों में फैकोलिथ आता है। मैग्मा का लहरदार जमाव अथवा मोड़दार पर्वतों की अपनति तथा अभिनति में मैग्मा का जमाव, यानी एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन में मैग्मा का जब जमाव होता है, धरातल के अंदर ही,
धरातल के ऊपर नहीं, नीचे जमीन के अंदर ये सभी है फैकोलिथ। मैग्मा का लहरदार जमाव, लहर के रूप में जमा होगा, ये अथवा मोड़दार पर्वतों की एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन में मैग्मा का जमा होगा, तो वो क्या होगा, फैकोलिथ होगा। फिगर में देख लीजिए, ये लहर के रूप में ऐसे 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 बन रहा है, तो इसको देखते ही आप फिगर को समझ जाएंगे कि यह है फैकोलिथ। ठीक है, इसमें देखिए एंटीक्लाइन, ये है आपका ऊपर उठा हुआ पोर्शन, इसमें एंटीक्लाइन, और सिंक्लाइन क्या होता है, ये है आपका सिंक्लाइन, नीचे ये धंसा हुआ पार्ट। तो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन में जो जमा होता है वही फैकोलिथ कहा जाता है, या लहरदार जमाव को ही फैकोलिथ कहते हैं। उसका छठवां अंतिम है इसमें बैथोलिथ। पर्वतीय क्षेत्रों में धरातल के नीचे अत्यधिक गहराई में काफी खड़े ढाल वाले गुंबदाकार रूप में विशाल मैग्मा का जमाव क्या कहलाता है, बैथोलिथ। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित सबसे बड़ी आंतरिक स्थलाकृति है कौन, बैथोलिथ। इसका भी एग्जाम्पल यहाँ फिगर में देख लीजिए, ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी द्वारा आंतरिक स्थलाकृति है ये बैथोलिथ। देखिए यहाँ पे बैथोलिथ है, ये बैथोलिथ। उसी में देखिए ये डाइक है खड़ा वाला, सोया हुआ जो है सिलवट सील है, ये सील और डाइक, और ये बैथोलिथ। ये अत्यधिक गहराई में होता है क्योंकि ऊपर पर्वत या पठार होता है, तो आइसोस्टेसी में पढ़े होंगे कि उसका नीचे धरातल में अंदर नीचे तक उसका स्तंभ जाता है, तो नीचे गहराई तक इसका बैथोलिथ जो है कि ज्वालामुखी उद्गार से बनता है और सबसे बड़ी आंतरिक स्थलाकृति है, इसको ध्यान रखेंगे। अवसादी या परतदार चट्टानें, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, या सभी लोग इसको याद भी कर लेंगे। चट्टान चूर्ण के एकत्र होकर नीचे जमा होते जाने से ही अवसादी शैल का निर्माण होता है। इसकी रचना परतों के रूप में होने के कारण इसे परतदार शैल भी कहते हैं। किसको, सेडिमेंट्री रॉक को अवसादी शैल या परतदार, ये दोनों कहते हैं। अवसादों के निक्षेप से जमा होने के कारण इसे अवसादी शैल कहते हैं, और परत दर परत जमा होने के कारण इसे परतदार शैल भी कहते हैं। अधिकतर जीवाश्म एवं खनिज तेल इसी प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, यानी जीवाश्म इसकी एक विशेषता है और खनिज तेल इसी में पाए जाते हैं। खनिज तेल भी एक जीवाश्म ही है, आप जानते होंगे। उसके बाद से संपूर्ण भूपृष्ठ के, भूपृष्ठ हो गया है, भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पर अवसादी शैल का विस्तार है। कितना, 75% एरिया कौन कवर करता है, अवसादी शैल का विस्तार है। जबकि क्रस्ट के निर्माण में इसका योगदान 5% है, यानी क्रस्ट जितनी थिकनेस है उसको देखा जाए पूरे में तो 5% केवल आपका अवसादी शैल देखने को मिलेंगे, लेकिन सरफेस पे यदि सतह पे देखेंगे तो इसका विस्तार 75% तक है। ठीक है, इसको याद रखें, क्वेश्चन इससे पूछा गया है। सिलिका परतदार चट्टानों में पाया जाता है। परतदार चट्टानों की विशेषता क्या है, सिलिका होती है उसमें। उदाहरण के तौर पे कौन कौन सी चट्टान है उनको याद कर लीजिए आप। बालू का पत्थर, सैंडस्टोन, कांग्लोमरेट, चीका मिट्टी यानी क्ले, शेल, लोयस, चूना पत्थर, कोयला, पीट, खड़िया मिट्टी यानी चाक, जिप्सम, पोटास, नमक की चट्टान आदि इसके अंतर्गत आते हैं। किसके, अवसादी चट्टान। तो ये उदाहरण याद करना है इसमें, और बाकी कुछ आपको करना है नहीं, थोड़ा बहुत ये जो बताएं इसको देख लीजिएगा। अब अगला हम लोग देखते हैं रूपांतरित या कायांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो रूपांतरित का अर्थ होता है रूप का बदल जाना, कायांतरण मतलब काया परिवर्तन, काया पलट हो गया एकदम, मतलब चेंज हो जाना किसी चीज का। ठीक है, तो उसको देखते हैं हम लोग। जब ताप, दाब, रासायनिक क्रियाओं आदि के प्रभाव से आग्नेय एवं परतदार चट्टानों का रूप परिवर्तित हो जाता है, कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, तो कायांतरित चट्टान ये इस तरह से हो जाती है। उसके बाद से अति रूपांतरण, इंटेंस मेटामॉर्फिज्म क्या होता है या पुनः रूपांतरण क्या है, वह क्रिया है जिसमें रूपांतरित शैलों का भी रूपांतरण हो जाता है, यानी कि जो रूपांतरित मेटामॉर्फिक राख हैं उससे भी और रूपांतरित होकर के दूसरी मेटामॉर्फिक राख का निर्माण हो जाता है। ऐसी चट्टानों की मूलभूत विशेषताएं क्या हैं, घनत्व, रंग, कठोरता, बनावट, खनिज संरचना आदि में आंशिक थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है या पूर्ण रूप से बदल जाती हैं, या पूरा का पूरा ही उसमें बदलाव आ जाता है। किसमें, घनत्व भी बदल सकता है थोड़ा या पूरा का पूरा, रंग बदल सकता है, कठोरता बदलती है, बनावट उसकी बदल जाती है, खनिज संरचना भी इसकी बदल जाती है, थोड़ा या पूरा का पूरा, इसका याद रखेंगे।
कठोरता सर्वाधिक होती है तथा जीवाश्मों का अभाव होता है। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों में और कायांतरित चट्टानों में या मेटामॉर्फिक रॉक्स में जीवाश्म या फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं। कठोरता सर्वाधिक होती है। कठोरता इसकी सर्वाधिक होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी चट्टान है जो मुलायम भी होते हैं, लचीले भी होते हैं, तो वैसे मैक्सिमम इसमें कठोरता सर्वाधिक ही होती है, इसका ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, यह कठोर या नरम हो सकती है, ये दिया हुआ है, परीक्षा में आया हुआ है, इसलिए इसको यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। नरम हो सकती है, जबकि किताबों में हम लोग कठोर ही केवल पढ़ते हैं, इसको सही माना गया है। तो यह कठोर या नरम हो सकती है तथा इनमें धारियाँ होती हैं, इसका बैंड्स होती हैं। उदाहरण के रूप में रूपांतरित या कायांतरित चट्टान की क्या है? नीस सबसे इंपॉर्टेंट है, एम्फीबोलाइट, सर्पेंटाइन, स्लेट इंपॉर्टेंट है, क्वार्टजाइट इंपॉर्टेंट है, संगमरमर, ग्रेफाइट, हीरा, फाइलाइट आदि। तो चलिए इसको अब थोड़ा सा आगे डिटेल में देखते हैं कि कौन किससे रूपांतरण से क्या बनता है। तो रूपांतरण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला जो है तापी एवं संस्पर्शीय रूपांतरण, यानी ताप की वजह से केवल जो है रूप का बदल जाना है। इसमें ताप प्रमुख कारक होता है, जैसे संगमरमर। संगमरमर का मतलब है चूना पत्थर वाले एरिया से जब ज्वालामुखी निकलती है तो बहुत ज़्यादा हीट होता है और यह चूना पत्थर किस में बदल जाता है? संगमरमर, मार्बल में बदल जाता है। लाइमस्टोन किस में बदल जाता है? मार्बल में बदल जाता है। दूसरा है क्षेत्रीय एवं गतिक रूपांतरण। इसमें दबाव प्रमुख कारक होता है। इसमें ताप था, इसीलिए तापी या संस्पर्शी, यानी जो संपर्क में आया वो बदल जाएगा इस हीट के। दूसरा दे रहा है क्षेत्रीय एवं गतिज रूपांतरण। इसमें दबाव प्रमुख कारक होता है। दबाव को याद रखिएगा, विस्तृत क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। इसका बहुत बड़े क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है, इसका बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं होता है। इन दोनों में अंतर ही है, इसको याद रखेंगे। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैलें कौन सी? ग्रेनाइट किस में बनती है? नीस में बनती है। बेसाल्ट, एम्फीबोलाइट या सिस्ट में बदल जाता है। सिस्ट भी कहीं किताबों में लिखा हुआ मिलेगा, कहीं एम्फीबोलाइट मिलेगा, कहीं पे कुछ केवल एक ही दोनों में से मिलेगा। तो बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बेसाल्ट, एम्फीबोलाइट या बेसाल्टिक सिस्ट में ये कन्वर्ट हो जाता है। गैब्रो सर्पेंटाइन में बदल जाता है, यानी कि नीस, एम्फीबोलाइट या सिस्ट और सर्पेंटाइन किस तरह की चट्टानें हैं? तो ये रूपांतरित मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और ये आग्नेय चट्टान है। इससे तो स्पष्ट हो गया कि आग्नेय चट्टान है। तो यहाँ पे भी आपको आग्नेय चट्टान और कायांतरित चट्टान देखने को मिलेगा। दूसरा आप देखेंगे अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैलें, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक जो हैं वो सेडिमेंट्री रॉक से कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं? क्ले एवं सेल जो होते हैं किस में बदल जाते हैं? स्लेट में बदल जाते हैं। बालू का पत्थर यानी सैंडस्टोन क्वार्टजाइट में बदलते हैं। कांग्लोमरेट क्वार्टजाइट में बदलते हैं। कांग्लोमरेट को देखेंगे मेटा कांग्लोमरेट भी, इसका कन्वर्टेड रूप जो होता है नाम होता है मेटा कांग्लोमरेट। उसको मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, वो भी यदि आता है परीक्षा में तो आप देख लीजिएगा, वैसे क्वार्टजाइट ही आता है। चूना पत्थर, लाइमस्टोन, ये संगमरमर। चाक एवं डोलोमाइट कन्वर्ट होकर के क्या बनता है? संगमरमर बनता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख लिए कि दो का ये क्वार्टजाइट में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ दो का ये संगमरमर में परिवर्तन हो रहा है। और कोयला किस में बदल जाता है? ग्रेफाइट या हीरा में बदल जाता है। और लास्ट है रूपांतरित चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैलें। तो यहाँ पे स्लेट किस में बदल जाता है? देखिए स्लेट यहाँ पे था, ये मेटामॉर्फिक रॉक है, तो ये मेटामॉर्फिक यानी कि कायांतरित चट्टान है। इस कायांतरित चट्टान का स्लेट का अब किस में बदल जा रहा है? फाइलाइट में बदल जा रहा है, यानी कायांतरित चट्टानों का भी कायांतरण हो रहा है, फाइलाइट में बदल गया। अब फाइलाइट का भी कायांतरण हो जाएगा, ये किस में बदल जाएगा? सिस्ट में बदल जाएगा। यदि आप क्रॉनिकल का वैकल्पिक भूगोल आपके पास है और इसका परीक्षावाणी की बुक है विश्व का भूगोल, तो इन दोनों में जा करके इन चट्टानों को यदि देखें तो आपको कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होगा। इसलिए मैं इसको बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ इसको बहुत खोजा हूँ और ये सही पाया गया है, तो इसी को आप याद रखेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। शैल या चट्टानों का विज्ञान क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी कहलाता है। पाताली आग्नेय शैल प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स का निर्माण उस स्थिति में होता है जब मैग्मा पृथ्वी की अधिक गहराई में ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है। पाताली चट्टानों में नीचे ही धारण कर लेता है। अब तक मिलने वाला सबसे बड़े हीरे का नाम क्या है? क्यूलिनान है। इसको याद रखिएगा, जीके का क्वेश्चन है। ये ऐसा टॉपिक है जो टीचिंग परीक्षाओं में नहीं, किसी भी तरह की आप परीक्षा देंगे ये पढ़ के ही आपको जाना होगा, कोई भी कंपटीशन आप दे रहे हो।
टार्स की उत्पत्ति आग्नेय चट्टान में बहुतायत होती है। टार्स क्या होता है ये मुझे नहीं पता, बस इस शब्द को अब रट लीजिए, या कहीं से खोज लीजिएगा क्या होता है। टार्स की उत्पत्ति आग्नेय चट्टान में बहुतायत होती है, इसको याद रखेंगे। क्वार्ट्ज का उपयोग कांच एवं रेगमार बनाने में होता है। कांच बनाने में, और रेगमार क्या होता है इसको भी आप खोज लीजिएगा, मैं नहीं बता पाऊंगा। होता है, ये प्रश्न आया हुआ इसलिए यहाँ पे इसको मैं डाला हूँ। खंडज शैल क्लास्टिक रॉक्स पूरे का पूरा वर्तमान शैलों से खंडित टुकड़ों के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? वर्तमान में जो चट्टान के टुकड़े हैं उनसे ये बने होते हैं, क्लास्टिक रॉक्स। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे पुरानी चट्टानें हडसन खाड़ी के पूर्वी तटों पर पाई जाने वाली 4.3 अरब वर्ष पुरानी हरे पत्थर की क्यारियां या स्टोन बेड हैं। इसको याद रखेंगे। हडसन की खाड़ी के पूर्व में जो है 4.3 अरब वर्ष पुरानी पत्थर है, तो ये पाई जाने वाली सबसे पुरानी चट्टान है। उसका क्रेटन या क्रेटॉन्स ग्रेनाइट चट्टान से संबंध है। ये संबंध किससे रखता है? ग्रेनाइट चट्टान से। इसको गूगल सर्च कर लीजिएगा, बता देगा कि क्या है। अग्निवादी या प्लूटोनिक समूह दावा करता है कि ग्रेनाइट आग्नेय मूल इग्नियस ओरिजिन का था। किस समूह का दावा है? तो अग्निवादी समूह का ये दावा था। एक अंतर्वेधी प्रकार की चट्टान बैथोलिथ है। किस तरह की है? डिस्कार्डेंट है। इसको भी रट लीजिएगा। एक अंतर्वेधी प्रकार की चट्टान बैथोलिथ है, ये डिस्कार्डेंट टाइप का है। ठीक है, उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि कोई इसमें त्रुटि हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा, मैं उसमें संशोधन करूंगा। मेरा वीडियो देखिए तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करके अवश्य देख लिया करिए। यदि उसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे अवश्य बताइए। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।